जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, जानदार शानदार लाजवाब बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। अब हम लोग आखिरी फेज पे चल रहे हैं सारे बच्चे, तो फटाफट एक बार तेजी से सभी बच्चे बता दीजिए। सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट जल्दी से बता दें सारे बच्चे। चलिए, बीच में कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं जो सबको निपटा रहे हैं हम लोग आखिरी में, मतलब जिसको आपको रिवीजन सेशन में ज्यादा नहीं रखना है, मतलब एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद में आप छोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ संगम काल। एक काल बीच में आता है और उत्तर काल में होता है संगम काल, जो कि साउथ इंडिया का है। कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछ लेते हैं कि संगम काल में कौन से वंश आते हैं, क्या आते हैं, संगम लिटरेचर क्या होते हैं, संगम साहित्य की बैठक कितनी हुई, तो इन सब पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय हिंद। ठीक, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। बिल्कुल, असलम जी जय हिंद, अलीशा, विशाल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सब मिलेगा, टेंशन मुक्त रहो। चलिए, तो एक डायनेस्टी बीच में बरसती है, कौन सी? तो संगम डायनेस्टी। कौन सा काल? तो संगम काल। अगर हम बात कर लेते हैं कौन सी डायनेस्टी, तो संगम डायनेस्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर बात कर ले हम लोग संगम काल, यानी क्या? संगम एज। इस वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? तीन वंश की जानकारी हमें लिटरेचर से मिलती है। तमिल जो लिटरेचर होती है उनसे इस वंश के बारे में हमें पता चलता है। ये टॉपिक है आपका पोस्ट मौर्य। जब उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा था, उस काल में दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। यानी कौन से काल में? तो पैरेलल टू, मतलब ऐसे कह लीजिए इस समय कौन सा काल चल रहा था, तो पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य यानी कौन सा काल में? मौर्योत्तर काल में ये कहानी आपको चल रही थी। मौर्योत्तर काल कहां पर चल रहा था? तो नॉर्थ इंडिया में। उसी समय से संगम काल जो आपका था, ये कहां, इसका लोकेशन क्या था? साउथ इंडिया। लोकेशन इसका क्या है? साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में जब मौर्योत्तर काल चल रहा था, तो दक्षिण भारत में कौन सा काल चल रहा था? संगम काल। ठीक, तो संगम काल चल रहा था। संगम काल में टोटल 3 डायनेस्टी आती है। ये कौन सी नदियों के बीच में होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 डायनेस्टी होगी। पांड्या डायनेस्टी, पांड्य हो गया, यहाँ पर हो गया चेर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? चोला हो गया। तो चोल, चेर, पांड्य, ये 3 वंश आपके देखने को मिलते हैं। ठीक, तो 3 वंश आपको देखने को मिलते हैं, चोल, चेर, पांड्य। कौन से नदी के बीच में? बिटवीन कौन सी नदी के बीच में? बिटवीन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर से लेकर के, मतलब कृष्णा नदी से लेकर कहां तक? कावेरी रिवर तक मानी जाती है। कौन सा रिवर तक? कावेरी नदी तक मानी जाती है। कृष्णा नदी से लेकर के कहां तक? कावेरी नदी तक मानी जाती है। ठीक है, तो कृष्णा से लेकर के कहां हो जाएगी? कावेरी नदी तक। कौन सा? तो संगम। कुल कितनी डायनेस्टी आती है संगम में? ठीक, कितनी डायनेस्टी आती है? फटाफट जल्दी से बताएं, टोटल कितनी डायनेस्टी आती है? तो 3 डायनेस्टी। टोटल डायनेस्टी की अगर बात करोगे, कुल वंश की अगर हम बात करते हैं, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 3 डायनेस्टी आएंगे। कौन कौन से 3 हो जाएंगे? तो कुल 3 डायनेस्टी आती है। कौन कौन सी 3 डायनेस्टी? तो चोला, चोला डायनेस्टी, और क्या? तो चेरा, और क्या हो जाएगा? पांड्य। तो चोल, चेर, पांड्य 3 वंश आ जाएंगे। चोल वंश, चेर वंश, और क्या हो जाएंगे? पांड्य वंश। ये 3 वंश आ जाएंगे, चोल, चेर, पांड्य, ये 3 डायनेस्टी आ जाएगी। ठीक है,
अब सबसे पहले हम लोग डायनेस्टी की बात करते हैं, चोला। बहुत बढ़िया, तीन डायनेस्टी, वेरी गुड बच्चे। प्रदीप, राणा वासुदेव, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। ललित, वेरी गुड बच्चे। तो तीन डायनेस्टी, करण जी वेरी गुड बच्चा, सभी का आंसर। तो चोल, चेर, पांड्य, तीन डायनेस्टी आपकी आती है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं चोल। और चोल हमने आपको वाला भी चोल आई थिंक पढ़ा दिया है ना, चोल तो मैंने पढ़ा ही दिया है। इनकी कैपिटल कहां होगी? उरियूर। और इनका एम्बलम क्या होगा? टाइगर। एम्बलम क्या हो जाएगा? टाइगर। बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? पुहार। तो सबसे पहले इसमें जो क्रम में है चोला, तो चोला डायनेस्टी की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अगर पूछेगा किसमें हमें इनका डिटेल मिलता है, इनका डिटेल, अगर इन सब वंशों का डिटेल हमें कहां पर मिलता है, मतलब वर्णन कहां मिलता है, तो संगम लिटरेचर में। कौन सा लिटरेचर में? तो संगम लिटरेचर में। कौन से साहित्य में? तो संगम साहित्य में मिलता है। कौन सा साहित्य में? संगम साहित्य में। जैसे शिलप्पदिकारम, मणि मेखल, जीवक चिंतामणि, ये सब किताब है, अभी बात करेंगे उन सब पे, ठीक। तो संगम लिटरेचर में मिलता है। चलिए अब देखते हैं, संगम लिटरेचर की बात अभी कर लेंगे हम लोग। तो कौन सा वंश हो जाएगा? चोल वंश। चोल वंश की अगर हम बात कर लेंगे, इनकी कैपिटल कहां होगी, इनका एम्बलम क्या होगा? एम्बलम का मतलब राजकीय चिन्ह जो इनका होता है, और राजकीय चिन्ह इनका क्या होगा? कैपिटल हो गया, राजकीय चिन्ह हो गया। इनका बंदरगाह कौन सा होगा? ठीक, तीन चीजें देखना है। इनकी कैपिटल कहां होगी? तो कैपिटल होगी इनका उरियूर में। और बंदरगाह कौन सा होगा? पुहार इनका। उरियूर इनकी कैपिटल होगी। और एम्बलम इनका क्या हो जाएगा? टाइगर, क्या बाघ इनका चिन्ह हो जाएगा। बंदरगाह इनकी कौन हो जाएगी? पुहार। पुहार इनका बंदरगाह हो जाएगा। और इनके प्रमुख जो शासक हो जाएंगे, उन्हें प्रमुख शासकों में माना जाता है फेमस में इलारा और क्या? करिकाला। इलारा एक शासक जो था, उसने श्रीलंका को जीता था और 50 सालों तक वहां पर कब्जा करके रखा था। इलारा जो इनका शासक था चोलों का, उसने श्रीलंका को जीता था। इसमें ऐसे नाम होंगे कि जो आप सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो श्रीलंका को इसने जीता था और 50 सालों तक कब्जा करके रखा था। उसके बाद और महत्वपूर्ण शासकों में आता करिकाल। करिकाल जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, और इसने दूसरी राजधानी जो बनाई थी पुहार को, इसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी। तो पहले इनका उरियूर राजधानी थी, सेकंड हो जाएगी पुहार। तो पुहार अभी बाद में बात करते हैं। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहला फेमस रूलर, यानी प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएंगे? प्रसिद्ध शासकों में अगर हम बात करेंगे तो इलारा कौन हो जाएगा? इलारा। इलारा इनका प्रसिद्ध शासक हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इलारा। इलारा इसने, चलो लिख लेते हैं इलारा। He conquered Sri Lanka and he conquered Sri Lanka. इसने श्रीलंका को जीता। और श्रीलंका पर 50 सालों तक रूल किया। 50 years रूल इन श्रीलंका।
इसने 50 वर्षों तक उस पर कंट्रोल किया, ऐसे के 50 वर्षों तक श्रीलंका में शासन। पचास सालों तक श्रीलंका पर शासन करते हैं। तो 50 सालों तक क्या किया बेटा, श्रीलंका को कब्जा करके रखा है। ठीक, और प्रसिद्ध शासक हो जाएगा कौन, करिकाला। ओ ये नोट कर लिया सभी ने, इलारा, इलारा। कहां जीतता है, श्रीलंका। श्रीलंका, और कितने सालों तक शासन किया, 50 सालों तक। ठीक है चंदन, चलिए अब आते हैं इसके बाद में करिकाला। करिकाला, इसे आपको याद रखना, अक्सर पूछ लेता करिकाला कौन था। करिकाला, करिकाला, करिकाला सबसे महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा। इसने पूरा, ऐसे कह लीजिए, इसने चेर और पांड्य जितने भी शासक थे उन सबको, सभी को पराजित किया। मोस्ट पावरफुल रूलर, मोस्ट पावरफुल रूलर, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। He defeated Siraj and Pandyas. इसने चेर और पांड्य शासकों को हराया। ने चेरो और पांड्य शासकों को हराया। इसने एक नया शहर बनाया, उसी नया शहर को कहते हैं पुहार को। इसने पुहार शहर को स्टैब्लिश किया। कौन सा शहर, हाँ पुहार शहर को स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश पुहार सिटी। ने पुहार शहर की स्थापना की। इसने कौन सा शहर को स्थापित किया, पुहार शहर की स्थापना की। कौन सा शहर बनाएगा बेटा, पुहार शहर। पुहार शहर करिकाल ने बनाया था। ठीक, कौन सा शहर बनाया था, पुहार शहर। और अपनी राजधानी कहां से कहां कर देगा, तो इसकी न्यू कैपिटल बन जाती है पुहार। न्यू कैपिटल इसकी हो जाएगी क्या, पुहार। मतलब नई राजधानी क्या हो जाएगी, पुहार। ठीक, तो पुहार इसकी नई राजधानी करिकाला की। चोलों की दो बातें सबसे महत्वपूर्ण थी जो पूछी जाती हैं। चोलों की दो बातें होती हैं, चोलों की दो बातें आपकी बड़ी काम की होती हैं। पहला बात होता है कि इसने संगठित नौसेना इन्होंने स्टार्ट किया था। और दूसरा जो पूछा जाता है अक्सर कि चोल राजाओं की जो इकोनॉमी थी वो किस पे आधारित थी। चोल राजाओं की जो इकोनॉमी थी किस पे आधारित थी, तो कॉटन क्लॉथ पर आधारित थी। किस पे, कॉटन यानी कपड़े पर आधारित थी। ठीक, करिकाल। तो ये महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा। मतलब छोटी सी डायनेस्टी, बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं, छोटी सी डायनेस्टी है। इनमें जो काम का लिखवा रहे हैं उसी को आपको याद करना, मतलब बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि संगम वंश एक छोटा सा बीच में डायनेस्टी आती है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं।
चोल शासकों ने संगठित नौसेना की शुरुआत की। चोल शासकों ने ऑर्गेनाइज नेवी की स्टार्टिंग कराई, नेवी की। चोल शासकों ने संगठित नौसेना की शुरुआत कराई। किसकी शुरुआत कराई? नौसेना की। अगला पॉइंट, चोलों का अर्थव्यवस्था, अब तक आप लोग बताओ मध्यकाल में कौन सा चोल राजा था जिसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं? ठीक, दक्षिण भारत में कौन सा चोल शासक था जिसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं? चोलों का अर्थव्यवस्था किस पे आधारित था? सिंपल सा, चोलों की अर्थव्यवस्था वस्त्र, सूती वस्त्र पर आधारित थी। सूती वस्त्र पर, यानी कपास कह लीजिए, पर आधारित थी। मतलब चोल लोग कॉटन का सबसे बड़ा काम करते थे। बहुत बढ़िया। अरे यहां कहा समुद्रगुप्त आ गया, देखो इसीलिए कहता हूं रेगुलर क्लास रहो। रेगुलर क्लास नहीं रहोगे तो ही उल्टा पलटा आंसर दोगे, समुद्रगुप्त लाओगे। देखो इसीलिए कहता हूं रेगुलर क्लास रहो, नहीं तो फिर नाम तो डुबाओगे मेरा यार। देखो बाकी बच्चे राजेंद्र वन कह रहे हैं, मतलब या तो बच्चे कलर पर बोल रहे हैं या तो आप ही लोग। बहुत बढ़िया अतुल, अमित कुमार जी, प्रदीप जी बहुत बढ़िया, तुलिका, देवेश, नितिन बहुत बढ़िया बच्चे। आफ्ताब, देखो ये लोग शांति से अपना पढ़ते हैं। आंसर पूछा जाता है अमित रंजन, हाँ बहुत बढ़िया। अनु, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। देवेश वेरी गुड बच्चे। सचिन, विशाल, मोहम्मद रजा, सोयाल, नवीन बहुत बढ़िया। देखो जब बोला जाता है कितना बढ़िया आंसर आता है। वैसे पढ़ो थोड़ा सा मन लगा के, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा टॉपिक ऐसे ऐसे मिलते हैं कि जब नाम ही नहीं सुने होगे, करिकाल, इलारा, ये सब नाम नहीं सुने होगे जीवन में। तो किस पे बेस्ड हो जाएगी? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बेस्ड हो जाएगी किस पे? तो कॉटन पे, कॉटन बेस्ड, या कॉटन बेस्ड हो जाएगी, यानी कॉटन या कॉटन क्लॉथ बेस्ड हो जाएगी। कपास बेस्ड हो जाएगी, जिससे को सूती वस्त्र कहते हैं, उसी पे आधारित हो जाएगी। चलिए आगे आते चोल। तो ये चोल शासक थे। सभी का क्लियर है? चोल सभी का क्लियर है? चोल, चोल देखो कुछ भी मिले बेटा, कहां पर स्थित है? सब कुछ, कुछ भी मिले। देखो चोल, चेर, पांड्य, सब कहां पर, कौन सा क्षेत्र है ये क्षेत्र कौन सा है? बस ढूंढ लो, आंख बंद करके मार करना है। ठीक, सब कुछ आंख बंद करके, बस इतना याद कर लो, वही बहुत है। चोल के बाद अगला जाते चेर, सबसे पुराना वंश चेरा, चेर। संगम काल का सबसे पुराना वंश यानी ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ संगम एज। संगम काल का सबसे पुराना वंश कौन हो जाएगा? तो चेर वंश। अब आते हैं सेम चीजें, जैसे उसमें हमने बोला था इनकी कैपिटल क्या होगी। दूसरा पॉइंट हमने इसका एम्बलम की बात की थी। तीसरा पॉइंट हमने इनके पोर्ट की बात की। यहां भी तीनों फैक्टर सेम चलेगा।
तो इनकी राजधानी कहां पर होगी? तो वंजी, वंजी या करूर कहते हैं उसी को, वंजी या करूर कहते हैं, वंजी या करूर कहते हैं। वंजी नहीं मिलेगा तो आपको मार्क कर देना दूसरा करूर, और इधर लगा दे रहे हैं और करूर। वंजी या कहां हो जाएगा बेटा? करूर। हाँ, चिर का मतलब भी सर मी अर्थ है, सर नाम में अर्थ है, चिर का मतलब। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर। एम्बलम क्या हो जाएगी? तो दो राजधानी इनका हो जाएगी। हाँ, बोर हो जाती है वो बेसिकली, तो दोनों चीजें आपका मिलेगा, बो एंड एरो, यानी क्या? तीर और धनुष। इसका मतलब ये नहीं कि खाली धनुष मिल जाए तो छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। धनुष मिले तो धनुष ही मार्क कर देना है, अगर दोनों में से एक मिलेगा तो एक ही मार्क कर देना है, ठीक। हाँ, अगर मिलेगा तो आपको धनुष ही मार्क कर देना है, मिलेगा। हाँ, फिश नहीं, फिश इनकी कहां होगी बेटा? वो तो पांड्य राजाओं की फिश होगी ना नवीन, पांड्य राजाओं की फिश होगी। देखो उल्टा पल्टा नहीं, बड़ा चूंकि कॉमन मिलते हैं, बड़ा कंफ्यूज करता है। अब इनकी कैपिटल तो मुजरिस होगी, तोंडी होगी, और बात कर लेते बांदर होगी। मुजरिस ये पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में, तोंडी, बांदे, बांदर कर लीजिए, मुजरिस, तोंडी, बांदर, ठीक। तो बादर इनकी राजधानी हो जाएगी। अब ये यूपीएससी 2023 का ये क्वेश्चन था शायद, मुजरिस, ये क्वेश्चन था यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन ये था कि चेरों की राजधानी कौन सी थी। तो चेरों की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ठीक, हाँ। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है जो कि पहले ये क्यों पढ़ाया, पहले वो क्यों पढ़ाया। अब आपको लिखवा दिया ना कौन सा पढ़ना है। चोल सबसे ज्यादा पूछे जाते इसलिए चोल लिखवा दिया है, ठीक है बेटा। और कोई सवाल? अब आते इसके बाद बात करते उदयन जी। कभी कभी आफ्ताब एकदम बच्चों वाली बातें करते हो, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि एकदम मस्त वाली, कभी क्या ही बोले, चलो मस्त रहो। एम्बलम का हिंदी आफ्ताब, ऐसे कैसे काम चलेगा? एम्बलम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा एम्बलम का मतलब क्या होता है? तो पीछे जस्ट लिखा था, देखो यहां पर क्या लिखा है एम्बलम का मतलब? प्रतीक। ये देखो यहां पर लिखा राजकीय चिन्ह इनकी क्या होती है। भारत का एम्बलम क्या है? ऐसे कोई पूछ लेगा कि भारत का एम्बलम क्या है, तो उनसे पूछोगे ट्रांसलेट करके बताओ, तब बताएंगे एम्बलम क्या है। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो फिर कहोगे बताओ जरा ट्रांसलेट करके, तब बताएंगे क्या होता है। कहीं इंटरव्यू में जाओगे, डिस्कशन में जाओगे, कैसे काम चलेगा बेटा? सुना करो ध्यान से, हर एक शब्द का ट्रांसलेट करते हैं, हर एक शब्द का ट्रांसलेट करते हैं, कोई शब्द ऐसा नहीं कि जिसका ट्रांसलेट ना करें, ठीक है। चलो आगे चलें। तो यूपीएससी का सवाल था मुजरिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक था उदयनजेरा। उदयनजेरा जो था इनका शासक था जिसने अधिराज की उपाधि धारण की, और ये लोगों में खाने बांटा करता, मतलब भोजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था, भोजन बांटता था। और कहा जाता है कि महाभारत में भोजन की मतलब, चलो माफ छोड़ी दो, महाभारत की चर्चा नहीं, तो लोगों में भोजन बांटा करता था उदयनजेरा। उदयनजेरा, ठीक है बेटा। टाइटल क्या होगा? अधिराज।
अधिराज की उपाधि, लोगों में भोजन बांटता था, भोजन वितरण करता था, लोगों में भोजन वितरण के लिए प्रसिद्ध। मतलब उस समय सुविधा ना होने के बाद भी सभी को खाना बांटा करता था। तो खाना बांटने के लिए बड़ा प्रसिद्ध होता थी। ठीक, ये भोजन बांटने के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। भोजन बांटने के लिए क्या था, बहुत फेमस था बेटा। तो भोजन बांटने के लिए बड़ा प्रसिद्ध था कौन, तो ध्यान रखना उदयनजिनर। इसके बाद बात करते हैं सेनु गोट्टवन, जो सबसे प्रसिद्ध राजा था सेनु गोट्टवन, जिसने पत्नी की पूजा शुरू की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक था सेन गोट्टवन। पत्नी की पूजा मतलब वाइफ का पूजा करना। सेन गोट्टवन सेन गोट्टवन ये क्या करता था, तो बोले फेमस चेरा रूलर, प्रसिद्ध चेर शासक। ठीक, और बात कर लेते हैं, ये और किस नाम से फेमस था, अदर नेम, इसका अन्य नाम था रेड चेरा। रेड चेरा कहते थे, यानी क्या कहते थे, लाल चेर। ठीक, ये पत्नी पूजा के लिए प्रसिद्ध था। पत्नी पूजा की शुरुआत कराई। ठीक, पत्नी पूजा मतलब वाइफ की वर्शिप जो होता था, उनकी कहानी शुरू करता है कौन, ये पत्नी की पूजा करने की बात करता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण शासक था आपका कौन, चेर शासक सेन गोट्टवन। पत्नी पूजा की शुरुआत करा, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध। ये पूछा जाता है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध। इंपॉर्टेंट फैक्ट, और चेरों में क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, चेराज रूलर established temple of Augustus Caesar, टेम्पल ऑफ ऑगस्टस कहां पर, तो जहां इनकी वो थी, अगस्टस इन मुजरिस। चेर शासकों ने चेर शासकों ने मुजरिस में अगस्टस की जगह अगस्टस का मंदिर बनवाया। अगस्टस कौन थे भाई, रूलर ऑफ रोमन एम्पायर। यानी क्या, रोमन साम्राज्य के शासक। जो बच्चे हॉलीवुड की मूवी वगैरह देख रहे होंगे ना, अब पत्नी का मतलब उन्हीं को कनगी कहा गया। पत्नी जो होता है ना, इस पे आते दोबारा,
पत्नी का मतलब है कनगी पूजा, उनका नाम था कनगी। जो अभी आगे कहानी सुनोगे आप सेनगुट्टे उनकी, ठीक है। आगे अभी जब कहानी सुनाएंगे पांड्य राज्यों में, ठीक। मुजरिसिन की पोर्ट है, कैपिटल नहीं है। मुजरिसिन की कैपिटल नहीं, बंदरगाह है। तो उसी बंदरगाह पर चूंकि ग्रीक लोग आते थे, रोमन लोग आते थे व्यापार करने के लिए, ठीक। तो जब व्यापार करने के लिए आते थे तो उसी के जगह पर एक इनकी राजधानी अलग है बेटा, राजधानी वंजी या करूर मानी जाती है। मुजरिसिन की बंदरगाह थी, क्योंकि ये लोग आते थे, रोमन लोग भारत में आते थे, तो उनको उनके सम्मान में उनको डेडिकेट करते उनका एक मंदिर बनवाया था। क्योंकि रोम से इतना ज्यादा व्यापार होता था, मतलब चिराज किससे, रोमन एम्पायर से व्यापार होते थे, ठीक है। क्या करते, ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। मतलब रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार। रोमन साम्राज्य के साथ इनका क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक। बता दिया, इसीलिए बनवाते थे, सम्मान होता नहीं था। जैसे हम मान लीजिए आज देखो कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी का मंदिर आप कोई बनवा दे कि कुछ दूसरा देश की भाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, तो मोदी तो गदगद हो जाएंगे। अगर कोई देश बनवा दिया, मान लो नेपाल मोदी जी का मंदिर बनवा दे, तो मोदी जी नेपाल में दुनिया भर के प्रोजेक्ट भारत से सारा पैसा निकाल के कहां डाल देंगे, नेपाल में। कहेंगे भाई नेपाल ने उसकी पूजा भगवान की तरह करता है। तो रोमन से व्यापार होता था, तो उनके तारीफ में, उनके सम्मान में उनके मंदिर बनवा देते हैं, ठीक है। क्लियर अंशुल, नितिन? हाँ, सन ऑफ जूलियस सीजर कह सकते हो। तो कहने का मतलब सम्मान, डेडिकेट करते हो। जैसे आप कोई जाते हो, कोई मित्र आपसे मिलता है, तो जब आप उसका सम्मान करते तो भी आपका सम्मान करता है, ठीक है बेटा। हाँ, तो एक दूसरे का सम्मान होता था। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसके बाद बात करते हैं अगला जो अंतिम वाला हो जाएगा, पांड्य। पांड्य राज्य हो जाते हैं। तो पांड्य, सेम चीजें वही, बिल्कुल। कैपिटल इनकी कहां होगी, दूसरा एम्बलम कहां होगा, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कैपिटल कहां होगी भाई, एम्बलम इनका क्या होगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है बेटा, इनकी हाँ पोर्ट कहां पर होगी, नहीं बंदरगाह। अब तो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा ना बेटा, अब तो मुझे लगता हो जाना चाहिए। चलिए अब इनके कैपिटल की बात कर लेते, तो मदुरई इनकी कैपिटल हो जाएगी, मदुरई इनकी राजधानी हो जाएगी, तमिलनाडु वाला। मछली इनका चिन्ह हो जाएगा, एम्बलम। बताएं फटाफट तेजी से, कैपिटल हो जाएगी इनकी कहां पर, तो मदुरई, मदुरई, मदुरई इनका राजधानी हो जाएगा। कहां पर, मदुरई। मदुरई कर दीजिए, मदुरई कर लीजिए, मदुरै या मदुरई, दोनों में से कुछ भी मिलेगा मार्क कर देना। मदुरई मिले या मदुरै मिले, दोनों का अर्थ एक ही है। कहां पर, तो इसका हम लिख दे रहे हैं तमिलनाडु। अगर इनकेस पूछे उछे तब भी कोई दिक्कत वाली बात। एम्बलम इनका क्या हो जाएगा, मछली, क्या हो जाएगा, फिश, यानी क्या, मछली, ठीक है बेटा। सर आप बहुत खुश है, अच्छा खुश ना रहे तो क्या होगा, दुखी होके क्या ही करने ना है, ठीक है। मस्त रहो बेटा, असंभव तो कुछ है ही नहीं, बस ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, दिन लाल लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। कहते ना जो भी आता है उसको आप पूरा झोंक दो, ठीक। फिश नहीं मिलेगा तो काप मिलेगा, तब भी वही अर्थ होता है, ठीक। और बात कर ले बंदरगाह, तो कुरकाई इनकी बंदरगाह होती थी, या साल्यूर, कुरकाई। कुरकाई नहीं मिलेगा तो आपको मार्क कर देना दूसरा, साल्यूर, क्या हो जाएगा, साल्यूर। कुरकाई नहीं मिलेगा तो दूसरी राजधानी आपको मार्क कर देना, साल्यूर, ठीक है।
हाँ देखो, करण ने कहा मस्त रहो स्वस्थ रहो। तुम लोग भी कुछ भी उपमा दे देते हो गुरु को अपने। यहाँ सर की हंसी के पीछे आफ्ताब, अरे नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं है, एम्बलम की बात नहीं है, वो तो बच्चा है यार, वो तो बच्चा है, वो तो हमारा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है। सेना में जाएगा जब आफ्ताब नाम रोशन करेगा ना कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अमरीन श्रीवास्तव, दिल खुश हो जाएगा, समझ में आया? ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेंडू जेलियन की, बात कर लेते हैं। प्रमुख शासक हो जाएगा नेंडू जेलियन। प्रमुख शासक हो जाएगा बेटा नेंडू जेलियन। नेंडू जेलियन। नेंडू जेलियन। नेंडू जेलियन की बात कर लेते हैं। नेंडू जेलियन, नेंडू जेलियन की बात कर लेते हैं। नेंडू जेलियन कौन था? इसने कोवलन को चोरी के आरोप में क्या कर दिया था? ही एक्यूज्ड कोवलन, मतलब चोरी का आरोप लगा करके उसे फांसी दे देता है। ठीक है, चलो पहले कुछ पॉइंट लिख देते हैं, फिर आपको कहानी सुनाते हैं सिलप्पदिकारम की मस्त वाली। ठीक है, इसने कोवलन को फांसी दे दिया था। ये प्रसिद्ध शासक, फेमस रूलर, फेमस रूलर, प्रसिद्ध शासक। चलो अभी जो कहानी सुनाने सब मस्त हो जाओगे। अपकमिंग जो स्टोरी है मस्त वाली, नेंडू जेलियन यानी प्रसिद्ध शासक, इसने कोवलन को चोरी के आरोप में, इसने कोवलन को चोरी के आरोप में फांसी की सजा दे दी थी। चोरी के आरोप में, चोरी के आरोप में क्या किया था? फांसी की सजा दी थी। कोवलन को चोरी के आरोप में फांसी की सजा दे दिया था। ठीक है, सर जी के लिए बढ़िया लाइन लिखा सिरिया, वेरी गुड बच्चे। चलिए, पांड्यराज किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए। हाँ बिल्कुल वही कोवलन है। पांड्यराज मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। मोतियों के लिए क्या था बेटा? प्रसिद्ध था। इसके लिए प्रसिद्ध था मोतियों के लिए। मोती जानते ना, मोती, पर्स जानते ना, पर्स जो मोती होते हैं, मोती जो पहना जाता है वही। देखो तुम लोग खुशी पे भी लॉजिक लगा रहे हो, सर जी खुश है, हिस्ट्री खत्म होने वाली है। अरे तुम लोग मतलब कुछ भी है। चलिए आते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए महाकाव्य की बात कर लेते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य की बातें कर लेते हैं, यानी एपिक की बातें कर लेते हैं। तमिल महाकाव्यों में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक फेमस महाकाव्य सिलप्पदिकारम। सिलप्पदिकारम, इसके लेखक माने जाते हैं इलंगो अदिगल। कौन माने जाते हैं? इलंगो अदिगल। सिलप्पदिकारम,
देखो हिंदी में मामला खराब हो जाता है कभी कभी। शिलप्पधिकारम, शिलप्पधिकारम, शिलप्पधिकारम की अगर बात कर लें, इसका राइटर कौन होते हैं? रिटन बाय, और इसमें स्टोरी किसकी है, किसके द्वारा लिखा जाता है भाई? तो रिटन बाय इलंगो अधिगल, इलंगो अधिगल, इलंगो अधिगल। जो कितने कठिन कठिन नाम है। स्टोरी किसके किसकी मिलती है इसमें? तो स्टोरी मिलती है किसकी? तो कनगी की। स्टोरी मिलती है किसकी? तो कोवलन की। स्टोरी मिलती है किसकी? तो माधवी की। ठीक, इसी को पाइजेब वाली कहानी मिलती है। हाँ देखो अमित रंजन ने बढ़िया लिख दिया, शिलप्पाधिकारम। चलो कोई बात नहीं, जैसा लिखा गया ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं शिलप्पाधिकारम की कहानी। कोवलन हो गया, माधवी हो गया, और बात कर लेते हैं नेंडुजेलियन। तीसरा कैरेक्टर हो जाएगा, पांडराज पढ़ ही रहे थे, नेंडुजेलियन। ठीक, कनगी, कोवलन, माधवी, और क्या हो जाएगा? नेंडुजेलियन। चलिए देखो, कोवलन जो था वो पुहार का एक व्यापारी था। कहां का व्यापारी था? पुहार का व्यापारी था। फिर से समझिएगा, कोवलन एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत दुनिया भर के जगह पड़ी हुई है, मेरे ही स्टोरी पड़ी हुई, कई सारी जगह हम भी सुना है। तो कोवलन ये कौन था? पुहार का व्यापारी, पुहार का व्यापारी। और कनगी कौन थी? कोवलन की पत्नी थी, कोवलन की पत्नी थी। ठीक, ध्यान सुनिएगा, कोवलन की पत्नी थी। एक बार की बात है, चलिए तो एक बार की बात है, कोवलन जो पुहार का एक बढ़िया व्यापारी था, वो कनगी के प्रेम, वो अपनी पत्नी माधवी की जगह पर किसके प्रेम में पड़ जाता है? कनगी की जगह किसके? तो माधवी के प्रेम में पड़ जाता है। यानी किसके प्रेम में? तो माधवी के प्रेम में पड़ जाता है। कौन? कोवलन। ठीक, और ये मानी जानी उस समय पुहार की एक बढ़िया नृत्यांगना मानी जाती है, तो उनके प्रेम में पड़ जाता है। और जब उनके प्रेम में पड़ जाता है तो व्यापारी था ही, खूब पैसा था ही, तो सारा पैसा गवा जब चुका होता है तब उसे घर की याद आती है। कहते ना, सब कुछ जब लुट जाता है तब घर की याद आती है, तब पत्नी याद आती है। महोदय जी भी सब कुछ लुटाने के बाद फिर अपनी पत्नी किसके पास आते? कनगी के पास आते। कहते जो हो गया सो हो गया, माफी, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, नया जीवन शुरू करते। कनगी भी कहते चलो भाई कोई बात नहीं, वैसे भी माफ कर दिया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी महिलाएं जो होती हैं अपने हस्बैंड को माफ ही कर देती, छोड़ दो कोई बात नहीं। ठीक, तो वो उन्हें क्या करता? माफ कर देता, भाई जाओ ठीक है कोई बात नहीं, मौज करो। तो कनगी को जो है कनगी माफ कर देती है। और कनगी और कोवलन पुहार नगर छोड़ करके ये पुहार से कहां चले जाते हैं? मदुरै चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था। ठीक, कहां चले जाते हैं? मदुरै चले जाते हैं। पुहार से छोड़ करके मदुरै चले गए। कौन? कनगी और कोवलन। माधवी जाना चाहती, माधवी को मना कर देते, लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंच गए, मतलब छोड़ करके सब कुछ चले जाते, अपनी पत्नी की याद आती, फिर दोबारा घर आते छोड़ करके। तब इनके पास कुछ था नहीं, बस इनके पास नुपुर जो था, नुपुर जानते ना, नुपुर, पायल वाली कहानी, नुपुर, पायल जिसे कहते हैं, यानी नुपुर जिसे कहते हैं, नुपुर की कहानी। तो जो कनगी के पैर में नुपुर था, वो एक पैर का नुपुर निकाल करके, पायल निकाल करके देती है अपने हस्बैंड को, कोवलन को, कहती इसको बेच लीजिए
और बेच करके जीवन की शुरुआत करते हैं। बिजनेस कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। कोवलन जब जाता है दुकानदार के पास बेचने के लिए, तो दुकानदार पायल देखते ही कहता आप बैठो, हम आ रहे हैं। तो कोवलन को बिठा देता दुकानदार, मतलब जो सुनार थे वो बिठा देता है, और उसके बाद में जाता राजा के सैनिकों को सूचित करता है कि ये चोर है। उन्हें पकड़ लिया जाता है, और जब वो पूछता है, मतलब उससे पूछा भी नहीं गया कि तुम क्या किए हो क्या नहीं किए हो। उसके बाद क्योंकि उसी तरह का ठीक पायल रानी का था जो चोरी हुआ था, नेंडुजेलियन की पत्नी का जो चोरी हुआ था, अब राजा से के पास कोवलन को लेकर जाया भी नहीं गया, उसे बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया। राजा से पूछा गया कि भाई जो महारानी का चोर था, ये पायल उसके पास से महारानी वाला मिल गया है, और क्या किया जाए इस चोर का। कोवलन बार बार कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुना, और न राजा तक पहुंची नहीं पाया। राजा ने कहा भाई देखो, मदुरा में क्या है इस समय, पांड्य राज्य में यदि कोई भी चोरी करता है तो उसकी एक ही सजा है, फांसी। तो काम करो, इसे फांसी दे दो, कहानी खत्म करो। अब कोवलन को फांसी दे दी गई। जब कोवलन को फांसी दी गई, ये बात पता चलती है उसकी पत्नी किसको, कनगी को। कनगी आती है किसके पास, कनगी अपने पति के जब जहां पर फांसी दे करके छोड़ा गया होता, उसी में जगह पर अपने पति के शरीर को लेकर के खूब रोदन करने लगती है, मतलब खूब ज्यादा रोती है। और जब रोती है तो लोग कहते हैं कि आप रोइए नहीं, आप यहां के जो राजा हैं नेंडुजेलियन, उनसे जाइए, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उनसे मदद मांगिए। तो फिर जब उनके पास जाती हैं कनगी, नेंडुजेलियन के पास, कहती हैं आपने मेरे पति का पक्ष सुना, आपने किस भी है पर मेरे पति का पक्ष सुने बिना फांसी दे दी। तो कहते हैं चूंकि वो जो तुम्हारा पति चोरी किया है, उन्होंने नेंडुजेलियन ने कहा कि तुम्हारा पति चोरी किया है नुपुर का, और महारानी के नुपुर का। तो कनगी ने कहा नहीं, वो महारानी का नुपुर नहीं था, वो नुपुर मेरा था, और एक ही पैर का नुपुर दिया, दूसरा नुपुर मेरे पैर में है। तो नेंडुजेलियन कहता है ठीक है, आप साक्ष्य प्रेजेंट कीजिए। तो सब साक्ष्य नुपुर वो देती हैं। फिर महारानी के पास जो नुपुर था वो मंगाया गया, और महारानी का भी नुपुर मिलाया गया। तो महारानी का नुपुर और इनका नुपुर जब रखा गया तो दोनों में अंतर निकला, और जब अंतर निकला तो अब क्या करे भाई, पूरा का पूरा। अब राजा कोवलन नेंडुजेलियन क्या करे। तो कनगी ने कहा मुझे न्याय चाहिए कि मेरे पति को आप जीवित आप करिए, जैसे आपने मेरे पति का बिना कोई बात सुने, सफाई सुने, आपने उसे फांसी दी, अब इसे जीवित करिए। और खूब रोने लगे। नेंडुजेलियन अपना जब ये कुछ नहीं कर पाता, नेंडुजेलियन तो आत्महत्या कर लेता है। ये आत्महत्या कर लेता है नेंडुजेलियन, क्योंकि इसे फांसी नहीं दे पाता, मतलब उसे बचा नहीं पाता है, और चूंकि गलत डिसीजन था इसका, तो इसने आत्महत्या कर लिया गलानी में कि भाई हमने गलत किया, हमने रॉन्ग किया। और कनगी इतना ज्यादा रोने लगती हैं कि पूरा मदुरई, वो श्राप देती है मदुरई को कि वृद्धों को छोड़कर, ब्राह्मणों को छोड़कर, ब्राह्मणों को छोड़कर, महिलाओं को छोड़कर, जितने भी विधवा है उनको छोड़कर समस्त मदुरा नगर क्या हो जाए, जल जाए। और कहा जाता है इनके श्राप से क्या होता है, पूरा मदुरई नगर क्या हो जाता है, जल के ध्वस्त हो जाता है। तो प्यारी सी कहानी थी किसकी। और उसके बाद में इन्हीं की पूजा होती है दक्षिण भारत में, जिसने कहते हैं कनगी पूजा, जिन्हें पत्नी पूजा के नाम कहते हैं, इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक क्लियर सभी का। तो ये थी प्यारी सी कहानी किसकी, सिलप्पदिकारम की। दूसरी करंत आपकी आ जाती है कौन सी, मणिमेखल। मणिमेखल मणिमेखले के लेखक कौन हो जाते हैं, शीतला सत्यनार।
सभी का क्लियर है? शीतलय सत्यनारायण। तीसरी ग्रंथ हो जाएगी जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन होते हैं? तिरुतक्क देवर। तिरुतक्क देवर। ठीक। ठीक। तो श्राप से कैसे जल सकता है? सर बहुत अच्छी स्टोरी थी, मजा आ गया। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए, अच्छा, बचपन में दादी सुनाया करती थी चंदन। हाँ, बड़ा पॉपुलर कहानी है, आज की कहानी नहीं है बेटा, बहुत प्राचीन कहानी है। डबल क्लियर। चलो पंकज, अच्छी बात है। तो आज का सेशन नहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तीन संगम साहित्य हम लोग कल पढ़ते हैं, बस तीन संगम साहित्य, और जो भी छोटे मोटे फुटकर होंगे देख लेंगे कल, ठीक है। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू टू ऑल।